तो बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसमें कवर करूंगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिख लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो यहां पर मैं पिछली क्लास से एक कॉन्सेप्ट को हल्का सा रिकॉल करता हूं। कॉन्सेप्ट को रिकॉल करता हूं पिछली क्लास से। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है इन ग्राउंड फ्रेम, तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस के नॉट। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बहुत ध्यान से देख लेना। और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम, बहुत ध्यान से देख लेना। इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये सीधे सीधे आ जाती है हाफ म्यू और यू रिलेटिव का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है के नॉट, ये आ जाती है हाफ सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास रखा हुआ, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं, और VCM का स्क्वायर। ध्यान से देखें। अब क्या है कि बहुत सारे ज्यादातर केस ऐसे मिलेंगे जिनमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी किसी डायरेक्शन में। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में भी सेंटर ऑफ मास का टर्म आएगा और फाइनल में भी टर्म आएगा, तो केवल ये वाला टर्म चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या है कि फाइनल सिचुएशन में यू रिलेटिव 0 हो जाता है, तो यहां पर फाइनल में ये भी टर्म नहीं आता है। देखो किस तरीके से, जैसे मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ही बात कर रहा हूं। ये पिछली क्लास में अलग मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो ये M1 का मास है और ये जा रहा है 3V0 से, और ये M2 का मास है और ये जा रहा है मान लो V0 से। इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी जनरेट हुई, वो कैसे होगी आज मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, कि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी u हो गई और इसकी वेलोसिटी भी u हो गई, और मान लो इसमें जो एलोंगेशन या कंप्रेशन x0 हो गया। तो अब यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखता हूँ, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, सीधे सीधे इस कंजर्वेशन को लगाते हैं। ठीक है, बाद बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन से तो हो ही जाएगा, वो थोड़ा लेंथी होगा, ये एक स्मार्ट मेथड है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, अब देखो ओरली लिखना, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम को यूज करते हुए लिखनी है। तो ये आ जाएगा हाफ म्यू, और V रिलेटिव बताइए, V रिलेटिव कितना है, एक पर बैठ के दूसरे को देखोगे तो आ जाएगा 2V0 का स्क्वायर, और प्लस हाफ सेंटर ऑफ मास की एनर्जी ये आ जाएगी M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी इसमें है नहीं। अब बताइए फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक बताओ सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो देखो ये आ जाएगी म्यू, और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ये स्मार्ट पॉइंट है बहुत। अब इनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसी तरह के सिचुएशन में यूज करना है। और सेंटर ऑफ मास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसलिए नहीं चेंज करेगी यहां से यहां, क्योंकि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो ये अभी भी यही लिखा जाएगा M प्लस M2, और यहां पर टर्म रहेगा, थोड़ी सी गलती क्या, ये VCM का स्क्वायर प्लस 0, और यहां पर आ जाएगा M1 प्लस M2 और VCM का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो गई, हाफ के x0 का स्क्वायर। ये टर्म फिर से देखो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म होता है ये पूरी तरह से इसमें जाके कन्वर्ट हो गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना होगा कि पहले से रिलेटिव मोशन है और इस स्टेट में जाकर रिलेटिव मोशन खत्म हुआ, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां थी और वो पूरी तरह से किसमें चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये दिमाग में सेट करना है।
ये दिमाग में सेट करना है। अब इन क्वेश्चंस में मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछेगा कि यहां पे एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। ये अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं मास को सेम ले लेता हूं या इसका मास 2m ले लेता हूं, ठीक। और कहीं भी कोई फ्रिक्शन है नहीं, म्यू इक्वल टू 0। यहां से एक ब्लॉक m मास का v0 की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है और इस समय तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग तो k है और इस नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है तो डेल्टा एक्स को मैंने 0 रख दिया। तो सवाल पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, वो सारी कहानी पूछेगा। तो फिलहाल हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो पहले मैं मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। ध्यान से देखना, 4-5 डायग्राम बनेंगे, 2-3 डायग्राम में क्लियर हो जाएगा वैसे आपको। चलिए इतने में आपको समझा देते। मान लो यहां पे ब्लॉक ने जैसे स्प्रिंग को यहां पे टच किया, ये 2m का मास है, अभी तो ये इसकी वेलोसिटी क्या है 0। ध्यान से सुनना बड़े आराम से, ये v0 से आ रहा था, m का मास था, इस समय डेल्टा x की वैल्यू 0 है। अब बड़े ध्यान से देखना, पहले ग्राउंड फ्रेम से क्या हो रहा होगा। देखो जैसे ही इधर जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो मान लो यहां पर आ गया, ये स्प्रिंग जैसे ही इसको, स्प्रिंग में जैसे ही कंप्रेशन आएगा तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को भी पुश करना स्टार्ट कर देगी, इसको भी पुश करेगी। ध्यान से देखना, और पुश करेगी तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगेगा। इसमें मान लो एफ स्प्रिंग, के एक्स एफ स्प्रिंग ही लगा देता हूं, एफ स्प्रिंग इस तरीके से लगेगा और इस पर भी एफ स्प्रिंग इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक। और मान लो इसकी वेलोसिटी कोई v आ चुकी है v1 और इसकी वेलोसिटी कोई इस समय v2 है। तो ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक की स्पीड को घटाएगा, ठीक है, इसकी स्पीड को घटाएगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन अभी भी शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी 0 थी, इसके पास वेलोसिटी थी। मान लो v2 की वैल्यू इस समय, मान लो लेट ये है इस समय 10 मीटर पर सेकेंड और इस समय ये वेलोसिटी है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखना क्या होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी को स्प्रिंग लगातार क्या करेगा, घटाएगा। पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से अभी भी इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन तो कम हो रहा होगा। तो ये स्प्रिंग में इलोंगेशन अभी भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये इसको पुश करता जा रहा होगा और इनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही होगी। अब मान लो यहां पर पहुंच गए, हम यहां पर पहुंच गए इस तरीके से। अब मान लो अब इस समय मान लो इसकी स्पीड घट के हो गई 8 और इसकी बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी ये तेज चल रहा है, अभी भी ये धीमे चल रहा है। तो अभी भी स्प्रिंग का जो इलोंगेशन कंप्रेशन होगा, जो डेल्टा एक्स होगा, वो अभी भी बढ़ रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक मोमेंट बेटा ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, एक मूवमेंट ऐसा आएगा जैसे यहां पर आया, जिस समय एक मूवमेंट के लिए दोनों की स्पीड हो गई बराबर। ध्यान से देखना, मान लो ये वो इंस्टेंट है, मान लो इसकी स्पीड हो गई 5, इसकी भी हो गई 5, मान लीजिए हो गई, एक एग्जांपल है। अभी भी इस समय भी क्या हो रहा होगा बताइए, इस समय ये जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है, ये इस पे ऐसे लगा रहा होगा स्प्रिंग फोर्स और इस पे ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है। अब इस मूवमेंट के बाद क्या होगा, ये बड़ा खास मूवमेंट है, ये वो खास मूवमेंट है जब दोनों की वेलोसिटी क्या है, बराबर, पर स्प्रिंग में कंप्रेशन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा इस मोमेंट पर और ये स्प्रिंग फोर्स इसकी स्पीड को घटाएगा। तो आप एक बात बताइए, इस मोमेंट पर दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है और इस मोमेंट पर ये स्प्रिंग फोर्स इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, तो 5 से 6 करेगा और इसकी स्पीड 5 से मान लो 4 करेगा। तो क्या होगा बताइए, सेपरेशन फिर से बढ़ने लगेगा। तो क्या ये पोजीशन या इस सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम।
तो इस समय जो डेल्टा एक्स होगा बेटा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक्स से तो ये समझा दिया कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जब पहुंचते हैं तो जो कंप्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसको याद कर लिया जाता है कि कंप्रेशन हो, यही खेल हम आपको इलोंगेशन के लिए समझाएंगे, चाहे कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, वो मैक्सिमम तब होता है जब दोनों की ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड फ्रेम से क्या होती है, सेम होती है। तो ये जरा पॉइंट लिख लीजिए कि इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों में ही होता है। ये एक मैंने समझा दिया, दूसरे को भी समझा दूंगा। कंप्रेशन और इलोंगेशन, स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज सेम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम से दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो जब भी हमको कंप्रेशन या इलोंगेशन फाइंड आउट करना होगा, हम दोनों ब्लॉक की एक स्थिति वो बनाएंगे जब दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, बराबर होगी। दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। तो अब देखिए हम सिर्फ बिना मोमेंटम कंजर्वेशन के, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके डायरेक्ट मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब आपको ये पता लग गया कि मान लीजिए इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है बेटा। अब इसके पास v0 की स्पीड है और इस समय इसमें कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, डेल्टा एक्स 0 है। अब हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला डायग्राम जनरेट कर लीजिए। मैक्सिमम कंप्रेशन वाला डायग्राम वो होगा जिस समय ग्राउंड फ्रेम से दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। और इस समय जो डेल्टा एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जिसको मैंने कितना कह दिया, x0 कह दिया। अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन की सीधे सीधे इक्वेशन लगा देनी है। तो उसी तरीके से देखिए, एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। आप मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, एक लाइन में आंसर आएगा। बताइए इस समय जो एनर्जी होगी ये कितनी लिखेंगे, हाफ म्यू, और रिलेटिव वेलोसिटी एक पर बैठ के दूसरे को देखो तो v0 का स्क्वायर। अब देखो मैं सेंटर ऑफ मास वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो यहां होगी वही यहां होगी, क्योंकि सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहां पर ये जो एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है नहीं। और सेंटर ऑफ मास वाली काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो वहां थी, वही यहां होगी, इसलिए उस टर्म को भी मैं नहीं लिख रहा हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है बताइए वो किसमें कन्वर्ट हो गई, सीधे सीधे हाफ के x0 का स्क्वायर। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो x0 की वैल्यू बताइए क्या आ जाती है, डायरेक्ट ये आ जाती है म्यू बाई के और v0, इसका रूट ले लो, और म्यू की वैल्यू अब आप इसमें पुट कर दीजिए। तो x0 इक्वल टू म्यू होगा रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास कितना होगा बेटा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर ये इंटू 1 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई v0। इस तरह से आप इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस तरीके से निकालेंगे। एक एग्जांपल इस पर और देख लीजिए। मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा स्पीड के लिए ये दे देता हूं डायरेक्ट। ये मास 2m है, ये मास m है। मान लीजिए इसको स्पीड v0 दे दी, और या इसको दे दी 4v0, और इसको दे दी इधर v0, ठीक है। अभी स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। अब देखिए क्या है, अब की बार होगा मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, और इसकी स्पीड क्या है, कम। लेकिन मैक्सिमम इलोंगेशन की सिचुएशन वही होगी जब दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसकी स्पीड को घटाएगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर, या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। जब रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा एक मोमेंट के लिए, तभी तो स्प्रिंग का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, खत्म होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग खत्म होगा, मतलब एक मोमेंट के लिए स्प्रिंग में न इलोंगेशन बढ़ रहा होगा न इलोंगेशन कम हो रहा होगा, ठीक है। तो वही डायग्राम डायरेक्ट बनाओ बेटा, डायरेक्ट।
मान लीजिए इस समय जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है, इस समय डेल्टा एक्स क्या है, एक्स नॉट, और ये क्या है, मैक्सिमम डायरेक्ट। और इस मूवमेंट में दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। बस फायदा हम इसका ये उठा पा रहे हैं कि हमको मोमेंटम कंजर्वेशन की कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। और भी इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा। तो बताइए, ये जो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनर्जी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कोई एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से यहाँ एनर्जी है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास की जो एनर्जी यहाँ होगी वही होगी यहाँ, तो वो टर्म क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो देखिए कितना आसान आ गया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो भी एनर्जी है यहाँ पर हाफ म्यू वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, एक पर बैठ के दूसरे को देखो तो ये आ जाएगा 3v0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये सीधे सीधे किस में चली गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से होने लग गया। तो बताइए हाफ से हाफ मर गया, तो बताइए एक्स नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया म्यू बाई के अंडर द रूट इंटू 3v0। तो एक्स नॉट इक्वल टू बताइए रिड्यूस मास कितना था, 2m इंटू एम अपॉन, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3m इंटू के, और ये आ जाएगा बेटा 3v0, m से m गया तो x नॉट की जो ऑब्जेक्टिव तरीके से वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई बताइए, 2m/3k इंटू 3v0। दिस विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, दिस विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट इसी को और आसानी से बताता हूं फर्दर नीट वाले बच्चों के लिए, फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर नीट स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेते हैं नीट स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको ये फॉर्मेट समझाता हूं, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और ये मान लीजिए U2 से जा रहा है, ये U1 से जा रहा है। अब ज्यादा कौन है बड़ा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कंप्रेशन या इलोंगेशन आएगा आपको ये पता है, वो उस स्थिति में आता है जब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, बराबर। ठीक है, ये सब आपको क्लियर होने लग गया है। डेल्टा एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी लिख दी, एक्स नॉट। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो एनर्जी यहां पर होती है वो यहां पर होती है 0, वही बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बताइए अगर मैं यहां पे लगाता हूं हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू, सीधे सीधे क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इस फॉर्म से एक बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है, तो फ्रॉम दिस फॉर्म हम एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा हूं इसको तो मैं और छोटा कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर ये रिड्यूस मास है, तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि ये जो सिस्टम है ये M2 और ये U2, ये M1 और ये U1, अगर इस सिस्टम को मैं एक ब्लॉक को यहां पर बांध दूं और दूसरे ब्लॉक को सिस्टम के रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दूं, दूसरे ब्लॉक को अब म्यू से रिप्लेस कर दूं, जिसमें म्यू की वैल्यू कितनी होगी, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, और इसको मैं एक रिलेटिव वेलोसिटी दे दूं। अब वो तो डिपेंड करेगा राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, U1 ज्यादा है U2। मान लीजिए मैंने कहा चलो U1 ज्यादा है भाई, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी मैंने U1 माइनस U2 दे दी, इसको इस तरीके से कर दूं। तो अब तो ये मेरे लिए और भी आसान सवाल हो गया, अब तो मेरे लिए और भी आसान हो गया ये सवाल। तो अब बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन कहां पर आएगा, ये मैक्सिमम इलोंगेशन कहां पर आएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन तब आएगा जब ये इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किस में आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन इसमें आ गया, ये एक्स नॉट। अच्छा, रिलेटिव सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन किसी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, तो आंसर सेम ही आना है। तो मैं यह कहूंगा, अच्छा इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 थी, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर थी रिड्यूस मास के अंदर, वो पूरी की पूरी रिड्यूस मास की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये तो और भी आसान हो गया। देखो, तो आप ये लिख सकते हो सीधे हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ म्यू कितना आ गया बताइए, M1 इंटू M2। देखिए और आसान आ गया बेटा आपके लिए, आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं, U1 माइनस
u1 माइनस u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए और बेहतर मेथड हो गया, ठीक है, ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए और बेहतर मेथड हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूं इस मेथड से ही। जैसे इस तरीके से एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं बेटा, ठीक। ये मान लीजिए 2m का है, ये 4m का है, इसकी स्पीड 3v0 दे दी हमने, इसकी स्पीड इधर दे दी लेफ्ट में, चलो v0। अब ध्यान रखना ये रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से और स्प्रिंग को फिक्स करने वाले फंडे से करना है ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो अब इस समय मान लीजिए इलोंगेशन की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो अब आप इस को यहां पर फिक्स कर दीजिए और पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक से रिप्लेस कर दीजिए म्यू से, और म्यू की वैल्यू कितनी होगी 2m इंटू 4m अपॉन टोटल मास 6m। तो म्यू की जो वैल्यू आ गई ये आ गई मेरे हिसाब से 4m/3। ये हो गया सिस्टम का रिड्यूस मास। अब इसको इस पर बैठ के आप एक रिलेटिव वेलोसिटी दे दीजिए, तो जब इस पर बैठ के इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो v0 इसको राइट में दोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके पास बताइए, 4v0 हो जाएगा u रिलेटिव, ठीक। अब इस समय तो इसमें इलोंगेशन है नहीं, इसमें इलोंगेशन क्या है 0, और जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा तो उस समय इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मैं ये कहूंगा कि रिड्यूस मास के अंदर जितनी भी इस समय काइनेटिक एनर्जी स्टोर है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हाफ म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, म्यू कितना आ गया था बताइए 4m/3 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बताइए 4v0 का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यहां से एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाती है 4m/3 इंटू 16v0 का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो बताइए बेटा एक्स नॉट की जो वैल्यू आ गई 64m/3 के, ठीक है, ये आएगा 16 चौक नहीं गलत लग गया 16 चौक 64, 64m/3 के, इसका ले लेंगे रूट और मल्टीप्लाई कर देंगे v0 से। अच्छा वैल्यू प्लस माइनस आएगी, ध्यान रखना क्या आएगी, मैथमेटिक्स के हिसाब से प्लस माइनस आएगी। तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस का मतलब इलोंगेशन और माइनस का मतलब कंप्रेशन। अब आप कहेंगे सर इसमें कंप्रेशन इलोंगेशन वाली सिचुएशन कैसे जनरेट होती है, तो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, बड़े आराम से देखना। जैसे ये मान लो सिचुएशन है, ये m1 है, ये m2 है, तो आपने इसको v0 दिया, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी आई, मैं तुरंत उसी पर आ जाता हूं। तो पहले तो इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन मान लो इस समय तो इलोंगेशन कितना था 0 था। अब इसको आपने वेलोसिटी दी और अभी इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इलोंगेशन और कंप्रेशन किस तरीके से स्प्रिंग के अंदर जनरेट होते हैं, ये बात भी समझ लो। तो इस समय मान लो जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, u इसकी, तो इस समय इलोंगेशन हो जाएगा और ये मान लो x0 हो गया, मैक्सिमम ही होगा क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है बराबर। पर इस मूवमेंट पे हो क्या रहा होगा, ध्यान से देखो, इस मूवमेंट पे क्या हो रहा होगा, इस मूवमेंट पे क्या हो रहा होगा, इलोंगेशन है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और इसकी स्पीड को घटाएगा। अब आप ये देखेंगे कि इलोंगेशन कंप्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। फिर एक सिचुएशन बताइए कैसी आएगी। अब क्या होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और स्प्रिंग फिर से अब एक स्थिति ऐसी आएगी, भाई इस समय इलोंगेशन है और इसकी स्पीड घट रही है, स्प्रिंग खिंच चुकी है और इसकी स्पीड क्या हो रही है कम और इसकी स्पीड बढ़ रही है। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो बताइए ये तेज चलेगा, ये धीमे धीमे होगा। तो स्प्रिंग खिंच चुकी है तो पहले वो स्प्रिंग किस में आएगी, अपने नेचुरल लेंथ में आएगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आ चुकी होगी। तो मान लो m1 और इस समय मान लो इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2 और अब ये स्प्रिंग अपने फिर से किस में आ चुकी है, नेचुरल लेंथ में आ चुकी है। बड़े ध्यान से देख लेना, एक स्टेट ऐसी आ गई पर इस समय दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है, दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी बढ़ रही थी इसकी घट रही थी। तो और अभी बीच में, लेकिन अभी भी देखिए क्या होगा,
इसकी स्पीड एक समय ये था जब दोनों की स्पीड बराबर थी, इसकी स्पीड बढ़ रही थी, इसकी घट रही थी, तो V1 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, V2 होगा। V1 लेस देन क्या होगा, V2 होगा। तो V2 बड़ा होगा। अब V2 क्या करेगा, इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा। V2 क्या करेगा, इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो जब कंप्रेस करेगा तो अब देखो, अब अगले ही मूवमेंट पे ध्यान से देखना, अगले ही मूवमेंट पे क्या होगा, ध्यान से देखना। अब इसको ये कंप्रेस करना शुरू करेगा तो ये इसको कंप्रेस करेगा और वो कंप्रेशन इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, इसकी स्पीड को घटाएगा। अब वो सिचुएशन फिर से जनरेट होगी जिस समय दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पर अब ये जो डेल्टा एक्स होगा फिर से मैक्सिमम होगा, लेकिन ये अब की बार क्या होगा बताइए, कंप्रेशन होगा। बड़े ध्यान से समझ लो। तो इस तरीके से इलोंगेशन, पहले इलोंगेशन आया, फिर देखिए पहले स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, फिर इलोंगेशन आया, फिर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आई, फिर यहाँ पे कंप्रेशन आया, कंप्रेशन के बाद फिर वही कहानी होगी, फिर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी, फिर इलोंगेशन आएगा, फिर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी, फिर कंप्रेशन आएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक्चुअली में कुछ इस तरीके का मोशन रहता है कि जैसे मुझे सेंटर ऑफ मास मान लो, ये चलता भी रहता है और ऐसे करके ऑसिलेट भी करता रहता है। कुछ ऐसे कैचुआ वाला मोशन होता है कि कैचुआ आगे चलता भी रहता है और ऐसे करके, देखिए आप मुझे सेंटर ऑफ मास मान लो, तो पहले क्या आया, ये इस ब्लॉक को आपने स्पीड दी थी, इसको तो पहले इलोंगेशन आया ये, फिर नेचुरल लेंथ में आया, फिर कंप्रेशन आया, फिर इलोंगेशन आया। इस तरीके का मोशन होता है, इस तरीके का मोशन। आप मुझे सेंटर ऑफ मास अगर मान लें तो इस तरीके का मोशन होता है, इस तरीके का मोशन होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये जब आपने सॉल्व किया मैथमेटिक्स से तो कंप्रेशन और इलोंगेशन की वैल्यू एक ही आ जाती है। तो नेगेटिव को हम कंप्रेशन कह देते हैं और पॉजिटिव को हम इलोंगेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका कंप्लीट किया। अब बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस को ही हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब नॉलेज आपके पास आ जाएगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो क्योंकि मेरा इस समय उद्देश्य ये तो है नहीं कि मैं आपका कोर्स दर करके खत्म कर दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की बेहतर डेप्थ देना चाहता हूं। तो इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सॉल्व करते हैं कई बार। ठीक है, तो सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ध्यान से देखना, इसमें एक फंडा यूज होगा डिवीजन ऑफ स्प्रिंग, इसमें फंडा यूज होगा डिवीजन ऑफ स्प्रिंग। तो डिवीजन ऑफ स्प्रिंग का फंडा जरा दिमाग में ले लो पहले, क्या होता है डिवीजन ऑफ ए स्प्रिंग। अब इसको तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सीधे सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जो स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट होता है के, ये इसकी नेचुरल लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब क्या है, असल में के क्या होता था बताइए, के होता था, के की डेफिनेशन होती थी F इक्वल टू के डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम ये ले लें 1 मीटर इफ, तो अगर डेल्टा एक्स को हम 1 रख देंगे तो के इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो के की डेफिनेशन होती थी इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू elongate or compress the spring by 1 मीटर। कहने का मतलब अगर मान लीजिए के की वैल्यू 100 है तो उस स्प्रिंग को आपको 1 मीटर से खींचने के लिए या दबाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर के की वैल्यू 50 है तो उसी स्प्रिंग को 1 मीटर से खींचने के लिए या दबाने के लिए आपको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप खुद बताइए, इतना तो फील करते होंगे, अगर आप एक स्प्रिंग ले लें बहुत बड़ी, मान लो 1 मीटर की ले लें तो या 10 मीटर की ले लो, और आप उसमें 1 मीटर का एलोंगेशन लाना चाहो तो क्या कम फोर्स के साथ 1 मीटर का एलोंगेशन आ जाएगा। और अब आप उसकी लेंथ कर दो 1 मीटर, और 1 मीटर की स्प्रिंग में 1 मीटर का एलोंगेशन लाने के लिए आपको सोचो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोनों केस में भले ही स्प्रिंग का मटेरियल सेम रहा, पर दोनों में स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो चेंज हो गया। इसलिए जब नेचुरल लेंथ कम हो जाता है तो स्टिफनेस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब उसी स्प्रिंग में हमको सेम अमाउंट इलोंगेट या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये के की यहां पे डेफिनेशन होती है। तो हम ये कहते हैं कि भले ही स्प्रिंग का मटेरियल ना चेंज करे
तो स्टिफनेस कांस्टेंट जो होता है वो 1/L होता है। तो जब आप किसी स्प्रिंग को कुछ टुकड़ों में कट कर देते हैं तो ये डेरिवेशन वर्क पावर एनर्जी में मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो मैं बार बार नहीं देने जा रहा हूँ तुम्हें। अगर आपने एक स्प्रिंग को कट कर दिया कुछ टुकड़ों में, सीधे सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ, यही काम आएगा आपके। अगर आपने मान लिया 3 टुकड़ों में कट कर दिया, मान लो इसका रेशियो x है, इसका रेशियो y, ये z, मतलब यह है कि x/y/z इस रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए कंप्लीट का स्टिफनेस कांस्टेंट k था, तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट हो गया kx, इसका मान लो ky, इसका हो गया kz। तो डेरिवेशन से सीधे सीधे बेटा फॉर्मूला आ जाता है स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट। मतलब अब आपने इस स्प्रिंग को 3 पार्ट्स में बांट दिया, मतलब 3 स्प्रिंग बना दिए, एक तरह से 3 स्प्रिंग बना दिए। ये kx इसका स्टिफनेस कांस्टेंट हो गया, इस वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट ky हो गया, इस वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट kz हो गया। तो यहाँ पे जो kx की वैल्यू आती है, इस बहुत आसान तरीके से याद कर लो, x + y + z डिवाइडेड बाई x कर दो। मतलब जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए और जिस वाले स्प्रिंग का आपको k चाहिए उसी के रेशियो से आप डिवाइड करके और k से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से ky इक्वल टू हो जाता है x + y + z डिवाइडेड बाई y इंटू k। इसी तरीके से kz हो जाएगा x + y + z डिवाइडेड बाई z इंटू k। इस तरीके से आप याद कर लो इसको, ठीक है। तो स्टिफनेस कांस्टेंट, जब हम किसी स्प्रिंग को डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट का स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, और वो किस तरीके से बढ़ता है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाता है। एक एग्जांपल कर देते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये स्प्रिंग होती, अभी हमको 2 ही टुकड़ों में काटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो वो हमने यहाँ पे कट की, यहाँ पे कट लगाया और k था l था, और मान लो इसको हमने काटा 1:2 में काटा, तो इस वाले टुकड़े का स्टिफनेस कांस्टेंट, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितनी लेंथ कम होगी उसका स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये रेशियो 1 है और ये 2 है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसका k ज्यादा आएगा। तो आप देख चेक कर लेना, ये k1 और ये k2। तो बताइए k1 कितना आएगा, रेशियो को जोड़ दो 1 + 2 और इसके रेशियो से डिवाइड कर दो इंटू k, तो ये आ गया बेटा देखो 3k। और k2 की बात करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 और इसके रेशियो से क्या कर दो डिवाइड, तो इसका रेशियो 2 था इंटू k, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3k/2। और देखो ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बनके ये देगा। तो आप चाहो तो सीरीज में दोनों स्प्रिंग को जोड़ लो, मतलब 1/3k + 1/3k/2 करके देख लो, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जरूरत क्या पड़ने जा रही है, पहले बता दें कि हम जब सेंट्रोमास के फ्रेम में बैठेंगे तो ये 2 मास होंगे इस तरीके से। तो 2 मास, अगर ये m का मास है, m1 का मास और ये m2 का मास है, और इसका नेचुरल लेंथ L0 है और k का स्टिफनेस कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग को हमें कट करना पड़ेगा सेंट्रोमास पर। तो सेंट्रोमास मान लीजिए यहां आ जाता है, ध्यान से सुन लेना, सेंट्रोमास पे हमको स्प्रिंग को कट करना पड़ेगा, ये सेंट्रोमास। तो इस वाले पोर्शन का k1 आ गया, इसका आ गया k2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रोमास की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो सेंट्रोमास के अबाउट तो दोनों के मूवमेंट बैलेंस होंगे। अब मान लो आप इसको लेंथ कह दो L2 और इसको क्या कह दो L1 कह दो, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से निकलेंगी चीजें, ध्यान से देखना। तो सेंट्रोमास के अबाउट दोनों के मूवमेंट बैलेंस होंगे, तो m1 L1 इक्वल टू क्या होने वाला है बताओ, m2 L2। तो L1/L2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, m2/m1, ठीक। तो इसका मतलब L1:L2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, m2:m1। तो अगर मुझे इस वाले टुकड़े का स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट k चाहिए, तो सीधे सीधे बताइए k1 क्या आने वाला है, L1 + L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू क्या आएगा, k आएगा। और दूसरे वाले टुकड़े का कितना आएगा बेटा, दूसरे वाले टुकड़े का कितना आ जाएगा, k2 बराबर ये आ जाएगा L1 + L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू k आ जाएगा। इस तरीके से हम दोनों का स्टिफनेस कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा L1 में भी L छुपा होगा और L1 + L2 भी L के बराबर होगा, तो ये कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। जैसे एक नेचुरल एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे इसका मास है m और इसका मास है 2m, बहुत ध्यान से देख लो, ये सब का मान है आपकी। अब मान लीजिए जो सेंट्रो मास होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसकी तरफ होगा। सेंट्रो मास मान लीजिए यहाँ आ गया, ये आ गया सेंट्रो मास। अब इसकी, अब आपको ये तो क्लियर है कि ये रेशियो मान लीजिए L1 है और ये रेशियो L2 है, तो मौके पर ही निकाल लिया करो। m इंटू L1 इक्वल टू 2m इंटू L2, तो m से m चला गया, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 1, तो L1 इज टू L2 बराबर गया 2:1। अब मुझे इस वाले पोर्शन का मान लो स्टिफनेस कांस्टेंट K है और इसका K2 है, तो अगर मुझे K1 चाहिए यहाँ पर, तो K1 में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 + 1 और डिवाइडेड बाई इसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे 2 से इंटू K, तो ये आ जाएगा 3K/2। और अगर मुझे K2 चाहिए तो ये आ जाएगा 2 + 1 अपॉन इसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे इंटू K, तो ये आ जाएगा 3K। तो असल में क्योंकि इसका मास ज्यादा था, इस पोर्शन का लेंथ कम होगा, तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इस तरह से आप डिवीजन ऑफ स्प्रिंग करते हैं, और सेंटर ऑफ मास पर मैं स्प्रिंग को जब कट करूंगा तो जो दोनों इंडिपेंडेंट स्प्रिंग बनेंगे उसके स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। अब इसको मैं यूज करता हूं क्वेश्चन में, ठीक है, यूज करता हूं क्वेश्चन में। देखिए, एक आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ये दोनों ब्लॉक हैं, इसका मास m ले लो और इसका मास ले लो 2m, इसको मैंने वेलोसिटी v0 दे दी। अब मुझसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग, और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को यूजिंग द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाते हैं। तो इसके लिए पहले आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ मास पे आपको स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस समय इसमें कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, स्टिफनेस कांस्टेंट K है, ठीक है, ये हमें सब करना पड़ेगा। तो पहले तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, VCM फाइंड आउट कर लेते हैं। VCM का फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो VCM इक्वल टू, पहले का मास बताइए इसका, ये तो आ जाएगा m इंटू 0 क्योंकि ये तो रेस्ट में, और ये आ जाएगा 2m इंटू V0 डिवाइडेड बाई दोनों मास को जोड़ देंगे 3m, m से m चला जाएगा, V सेंटर मास इक्वल टू ये आ जाएगा 2V0/3। ये सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब सेंटर मास पर बैठ के सिस्टम को देखोगे तो सेंटर मास तो खुद रेस्ट में नजर आएगा, और दोनों ब्लॉक सेंटर मास के रेस्पेक्ट में आपको ऑसिलेट करते हुए नजर आएंगे। ये इसका फायदा मिलने वाला है। तो अब सेंटर मास की पोजीशन निकाल लो और वहां पर स्प्रिंग को कट कर दो, और जब स्प्रिंग को कट कर दोगे तो दो स्प्रिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट जो मैंने अभी सिखाया है उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं सेंटर मास पर इसमें कट लगाने जा रहा हूं। तो पहले सेंटर मास की पोजीशन फाइंड आउट करिए। सेंटर मास होगा इसकी तरफ होगा, मान लो यहां पर आ गया सेंटर मास, ये सेंटर मास आ गया। तो अब मान लीजिए इसका स्टिफनेस K है और इसका कितना है 2K। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, सॉरी K क्या लिख दिया, ये मान लीजिए K2। तो अभी अभी आपने सॉल्व किया है, जो K1 की वैल्यू होगी वो कितनी आई थी, मैंने इसी केस में ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व किया था। तो K1 की वैल्यू आई है देखो 3K/2 और इसकी आई है 3K। तो K1 की वैल्यू आई है 3K/2 और K2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये आई है 3K। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, अब आप सेंटर मास पर बैठ जाइए, या यहां पर सेंटर मास पर कट मार दीजिए इस तरीके से बड़े आराम से, ये कट मार दीजिए, ठीक, और यहां पर आराम से इस ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए। अब ध्यान रखना ग्राउंड फ्रेम से तो सेंटर मास इधर मूव कर रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से 2V0/3 से। तो जब आप इसको देखेंगे सेंटर मास से, तो इसके पास वेलोसिटी थी V0 और सेंटर मास वाली वेलोसिटी मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कितनी मिलेगी इधर बताइए, कितनी मिलेगी बताइए इधर, ये कितनी मिलेगी बताइए 2V0/3, और ये रेस्ट में था ही m का मास, तो इसको इधर मिलेगी कितनी 2V0/3। तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में आपको क्या नजर आने वाला है, देखिए ध्यान से, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में क्या नजर आने वाला है आपको, ध्यान से देखिए। तो सेंटर मास फ्रेम से आपको जो चीजें दिखेंगी वो ये दिखेंगी, ये तो यही रहेगा अब सेंटर मास के रेस्पेक्ट में, ये तो कहीं जाएगा नहीं। तो अभी एक ये ब्लॉक होगा यहाँ पे बंधा हुआ है इस स्प्रिंग से, एक ये ब्लॉक होगा यहाँ पर ये बंधा हुआ है,
इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है 3k, इस वाले पोर्शन का कितना है 3k/2। ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इधर, अब v0 में से 2v0/3 घटा दो तो कितना आ गया v0/3। मास कितना था इसका 2m, ठीक, इसका मास है m, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बताइए 2v0/3 से। आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सिस्टम का मोमेंटम जीरो होता है, अभी भी आप चेक कर लो जीरो ही आ रहा होगा। देखिए 2m इंटू v0/3, 2m v0/3 राइट की तरफ, m इंटू 2v0/3, 2m v0/3 लेफ्ट की तरफ, क्या सिस्टम का मूवमेंट जीरो है, ठीक है, मोमेंटम जीरो है। अब क्या होगा, इस समय इसके अंदर कोई भी इलोंगेशन नहीं है, तो अब ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखिए, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक का ऑसिलेशन हो गया, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल वर्क एनर्जी थ्योरम में क्वेश्चन कराए। अब जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से ये एलोंगेट करके मान लो यहां पहुंचा। इसी तरीके से ये वाला जो ब्लॉक है वो मान लो यहां पहुंचा, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास पे स्प्रिंग को मैंने कट कर दिया, ठीक। अब यहां से ये मान लीजिए पहुंचा यहां पर x1 और ये पहुंचा मान लो यहां से x2। तो एक, अच्छा अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी और इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, और एक साथ जीरो होंगे बेटा। एक साथ इसलिए जीरो होंगे कि अगर एक साथ जीरो नहीं हुए तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो जीरो मोमेंटम फ्रेम है, यहां पर भी मोमेंटम जीरो है, यहां पर भी जीरो होना चाहिए। तो अगर एक ब्लॉक रेस्ट में आ गया पहले और एक रेस्ट में नहीं आया तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ ना, क्योंकि एक का तो सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम जीरो हो गया और दूसरे के पास मोमेंटम बच गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक साथ दोनों रेस्ट में आएंगे। अच्छा दूसरी बात, अब आप ये एनर्जी कंजर्वेशन से फाइंड आउट कर लो, बड़े आराम से निकल आ जाएगा। देखो कैसे, तो इसमें अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। जो भी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ 2m, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी v0/3 का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी इस ब्लॉक के पास, और ये किसमें कन्वर्ट हो गई हाफ। इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है 3k इंटू x2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाफ से हाफ मर गया तो ये आ गया 2m v0²/9 इक्वल टू 3k और x2 का स्क्वायर। तो x2 की जो वैल्यू आ जाती है बेटा यहां से, ये आ जाती है 2m/27k का रूट इंटू v0। अब देखिए दूसरे में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन आती है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 x1 इक्वल टू क्या होगा m2 x2, मूवमेंट बैलेंस होंगे सेंटर ऑफ मास पर। तो अगर हम इसमें चेंज इन पोजीशन निकाल दें x1 इक्वल टू, यह आ जाएगा m2 डेल्टा x2। तो इसकी चेंज इन पोजीशन आपको पता है कि ये x2 से इधर इलोंगेट किया है, तो वो x1 से कितना गया होगा ये पता लग जाएगा। उस वाले का मास कितना है m, तो m इंटू x1 इक्वल टू इसका मास कितना था 2m, और इसमें एलोंगेशन कितना हुआ है, ये जो भी हुआ है इस वैल्यू को लिख लेना, जो भी आ जाए, लेट इट बी x0। तो इसको आप x0 लिख दो, तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी 2x0। क्लियर है। तो इसका मतलब ये x1 गया और ये x2 गया, तो अगर ये x0 गया तो ये इसका डबल गया, तभी तो मूवमेंट भी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तभी बैलेंस होंगे, क्योंकि इसका मास डबल है, तो ये कम जाएगा और इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। तो टोटल इलोंगेशन जो हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन ये कितना आ जाएगा बताइए, x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा कितना बेटा 3x0, और x0 आपने किसको माना है, इस वाले टर्म को माना है, तो ये आ जाएगा 3v0 रूट ऑफ 2m/27k। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास से ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो उस जब ये ऐसे जाएगा तो इलोंगेशन आएगा, और जब ये इधर जाएगा तो कंप्रेशन आएगा। इतना जानते हैं कि मीन पोजीशन के अबाउट ये ब्लॉक जितना इलोंगेट करता है उतना ही स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। तो जब ये और ये मिलके कंप्रेस करेंगे तो वो स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन होगा, और ये दोनों ब्लॉक जब इलोंगेट करेंगे तो वो स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन और कंप्रेशन की वैल्यू बराबर आएगी। और ये मैं काफी देर से चिल्ला के आपको बताता हुआ आ भी रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन करना है ये आपने सीख लिया। आप चाहो तो इसको किसी भी मेथड से करके देख लेना, जो मैंने प्रीवियसली आपको सिखाए, हर मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है।
एक बेहतरीन क्वेश्चन बेटा और सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, वेल नोन, कि एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है दूसरे ब्लॉक के साथ। अब एक न्यूमेरिकल डाटा के साथ मैं सवाल ले लेता हूं। मान लो इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg, और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये लेफ्ट में जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक, इस स्टेबनेस कांस्टेंट की, और अभी इसमें कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। तो अब इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि अब आपको ये तो क्लियर है कि दोनों ब्लॉक सेंटर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, इस तरीके से। मतलब मैं अगर सेंटर मास हूं तो ये दोनों ऑसिलेट करते हुए जा रहे होंगे ऐसे, और सेंटर मास से देखोगे तो सेंटर मास खुद रेस्ट में आ गया, ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे। ये मोशन किस फ्रेम से आएगा? सेंटर मास फ्रेम से। और ग्राउंड से क्या आएगा? क्यों मैं सेंटर मास हूं तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को तो सेंटर मास भी चलता हुआ नजर आएगा, ये मोशन नजर आएगा। क्लियर हो रहा है? अब इसमें सवाल पूछा जाता है बहुत ही फेमस कि ड्यूरिंग द मोशन आपको दोनों ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड बतानी है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, और मिनिमम भी बतानी है। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड of each block with respect to ground during the motion। क्वेश्चन क्लियर है? मोशन के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड दोनों की बतानी है। तो पहले तो दिमाग में ये सेट करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेंटर मास फ्रेम का यूज करते हैं, तभी हमसे आसानी से होने वाला है। तो ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मैं कहीं छुपा देता हूं छोटा सा करके, इधर छुपा देता हूं कोने में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले आप निकालो वीसीएम, तुरंत स्टार्ट हो जाओ। वीसीएम आएगा 2 × 3, इतना तो सब आता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये लेफ्ट में जा रहा है तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हम सेंटर मास पर बैठ के दोनों की इंडिविजुअल स्पीड चेक कर लेते कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर मास, जब सेंटर मास पर आप बैठोगे तो आपको ये नजर आएंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आप स्प्रिंग को यहां कट कर दीजिए। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में ये यहां पर बैठा दिया आपने, और ये ग्राउंड फ्रेम से कितने से जा रहा है? 5/3 मीटर पर सेकंड से। ये कौन देख रहा है इसको? ग्राउंड फ्रेम वाला। लेकिन ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा। तो अब ओरली करना कि इसके पास 3 मीटर पर सेकंड राइट में थी, सेंटर ऑफ मास की 5/3 लेफ्ट में मिलेगी, तो राइट में कितनी आएगी? 3 - 5/3, तो ये आ जाएगा 3 × 9, तो ये आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। और इसका मास 2 kg है, आपको पता ही है। ठीक है, इसका मास 1 kg है। अच्छा, इसके पास 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लेफ्ट में, और 5/3 इसको लेफ्ट में मिलेगी, तो 1 + 5/3 जरा ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 8/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत आसानी से होने वाला है। इस समय क्या ये दोनों ब्लॉक अपनी अपनी मीन पोजीशन में है? क्या अपनी अपनी मीन पोजीशन में है दोनों ब्लॉक? बिल्कुल है। इस समय दोनों की मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पर इस समय सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इसके बाद तो कम होते 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 क्या हो जाएगी? 0। फिर ये रिवर्स करेगा, रिवर्स होते होते बढ़ते बढ़ते फिर यहीं पर मैक्सिमम आएगा मैग्नीट्यूड, और फिर जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करते 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 फिर 0 हो जाएगी। तो बताइए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसकी वेलोसिटी स्पीड बताओ, मैक्सिमम कितनी होगी? 8/3, और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम राइट की तरफ ले लेंगे तब होगी वो मिनिमम। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी स्पीड होगी उसका रेंज क्या होगा? देखना जरा, बड़े आराम से देख लेना। इसको मैं हटा ही देता हूं यहां। तो अब देखिए ध्यान से, तो अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी निकालनी है, अब ध्यान से देखना, तो वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं 1 कह देता हूं, 1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
तो ये क्या आएगी बताइए, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको जरा आप इस फॉर्मेट में लिखना सीखो, देखो मजा आएगा। ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, पर ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट और कितना है बताइए, 5/3 मीटर पर सेकंड। यूनिट वाली मान लिखो, केवल इतना ही लिख दो 5/3, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ग्राउंड फ्रेम से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये वेक्टर ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, और इसकी रेंज क्या है बताइए, क्या ये -8/3 से +8/3 हो जाएगा? भाई ध्यान से देख लो, भाई लेफ्ट में जा रहा होगा तो उसको मैंने -8/3 कह दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, और जब राइट में जा रहा होगा तो ये वेक्टर +8/3 होगा। ये मैक्सिमम होगा। हाँ, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेगा, मिनिमम कितनी ले लेगा, 0 ले लेगा, तो राइट में वो 0 से +8/3 की वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और लेफ्ट में -8/3 से 0 की वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो देखिए मैक्सिमम कब होगी, ये वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब इस वेक्टर को ये वेक्टर सपोर्ट करेगा, तो उस समय वेक्टर होगा ये 8/3 हो जाए राइट में और ये भी 5/3 हो जाए लेफ्ट में, तो उस समय ये क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा उस समय, ये उस समय मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ये वेक्टर 13/3 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, किसकी, 1 kg वाले की। अब मिनिमम को डिस्कस करते हैं, जरा देखना मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, जरा देखना ध्यान से। मिनिमम को डिस्कस करते हैं, यहां पे पूरा दिमाग चला लेना। अगर हम मिनिमम को डिस्कस करते हैं तो देखिए ये वेक्टर तो फिक्स है फॉर मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, ठीक है। तो ये वेक्टर तो 5/3 फिक्स है, तो मिनिमम स्पीड आपको कितनी, देखो इसमें ज्यादा कौन है, 5/3 शायद 8/3 से ज्यादा है। अच्छा, जिस समय ये वेक्टर लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे ये आंसर कर सकते हैं कि जब ये लेफ्ट में 8/3 से मूव कर रहा होगा और जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इधर आएगा, और वो कितना आएगा, 8/3 में से 8/3 में से 5/3 घटाओ तो 1 मीटर पर सेकंड आएगा। पर ये नॉट मिनिमम स्पीड, नॉट मिनिमम। मिनिमम स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, नॉट मिनिमम। क्यों मिनिमम नहीं है जरा बताओ, इसलिए मिनिमम नहीं है क्योंकि जिस समय ये होगा 5/3 और उस एक मोमेंट, भाई ये वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 8/3 में लेफ्ट में वेरी कर रहा है ना, तो एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा जब ये 5/3 होगा, और उस समय तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, उस समय क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो बताइए वी मिनिमम कितना आ जाएगा, वी मिनिमम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी तो ठीक है, जब ये वेक्टर पूरी ताकत के साथ इसको सपोर्ट करेगा तो ये मैक्सिमम आएगी, पर मिनिमम में तो एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे, तो जब ये 8/3 इधर होगा और ये 5/3 होगा तो नेट वेलोसिटी लेफ्ट में आएगी ना 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन से मेरा मतलब है यहाँ पे, केवल सॉरी मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो जब ये लेफ्ट में बना गया तो मिनिमम थोड़ी नहीं हुई स्पीड, मिनिमम तो 0 पॉसिबल है ना, और 0 कब होगी, जब ये लेफ्ट में 5/3 से जा रहा होगा और उस समय सेंटर ऑफ मास की स्पीड को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो गया इसका, इसके लिए तो फॉर ब्लॉक ऑफ 1 kg, फॉर ब्लॉक ऑफ 1 kg वी मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, यहां पे आपने जोड़ के देखा था 13/3 मीटर पर सेकेंड, और वी मिनिमम कितना पॉसिबल होगा बेटा, 0 पॉसिबल होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी 0 पॉसिबल होगी, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0 पॉसिबल होगी। अच्छा, यही काम हम अब इसके लिए कर लेते हैं दूसरे वाले ब्लॉक के लिए, 2 kg के लिए। तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए कर लेते हैं, यहां पे इसके कैलकुलेशन को मैं इधर छुपा देता हूं, ठीक है, यहां पे आ जाओ। अब देखिए फॉर 2 kg,
ये 1 kg के लिए तो कर दिया ना, 2 kg वाला तो उधर वाला, ठीक है, चलो ये कर दे फॉर 2 kg। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसी तरीके से लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर जो आएगा, अब बताइए 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 2 को देखोगे तो ये वेक्टर इधर ग्रो करेगा 0 से 4/3 और लेफ्ट में ग्रो करेगा 0 से 4/3, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 से 4/3 ग्रो करेगा और राइट में ग्रो करेगा 0 से 4/3, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी और मीन पोजीशन पर कितनी होगी 4/3, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम की बात, तो ये वेक्टर तो आपका वेरिएबल हो गया, कभी इधर जाएगा और कभी इधर जाएगा। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर कर लेता हूँ हल्का सा छोटा करके, सही है, वही मुझे देखना चाहिए केवल, एक मिनट यहाँ। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये जो वेक्टर है बताइए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से 4/3 और -4/3 के बीच में ग्रो करेगा, तो यहीं पे बना दो, इधर होगा 4/3 और इधर भी जाएगा 4/3, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, 0 से 4/3, 0 से 4/3 लेफ्ट राइट में, और प्लस सेंटर ऑफ मास का वेक्टर तो कांस्टेंट है, हाउ मच 5/3 का। तो मैक्सिमम के लिए तो ये दोनों वेक्टर जुड़ेंगे तभी आएगा मैक्सिमम। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, और अगर दोनों वेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये भी क्या हो मैक्सिमम। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैक्सिमम कब होगा बेटा, ये तब होगा जब ये इधर 4/3 होगा और ये भी इधर 5/3 होगा। तो ये कितना आ गया बताइए 8/3 आ गया, ये 8/3 आ गया, ठीक है बेटा, ये तो मैक्सिमम आ गई। अब मिनिमम के लिए फिर से कहानी, लेकिन इसमें एक झोल है, असल में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो ग्राउंड फ्रेम से ये 0 तो कभी होने वाला है नहीं, 0 तो कभी होने वाला है नहीं, लेकिन मिनिमम हो सकता है। अब मिनिमम कितना हो सकता है देखो भाई, 0 तो ये जब पूरी ताकत 4/3 इधर लगा भी लेगा तब भी तो 5/3 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम कब होगा बताइए, V2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिनिमम इसका मॉड्यूल लिख दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। मिनिमम कब होगा देखो, ये वेक्टर तो 5/3 फिक्स है ही, अब इसको मिनिमम करने के लिए लेफ्ट वाला वेक्टर भी क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तभी तो मिनिमम होगा। और ये मैक्सिमम लेफ्ट में कितना हो सकता है 4/3 हो सकता है, तो फिर ये राइट की तरफ कितना हो रहा होगा, इसमें से घटाएंगे तो 1/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी 2 kg वाले ब्लॉक की ये आएगी और मैक्सिमम 8/3 ये आएगी, और इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी 13/3 और मिनिमम आएगी 0। एक बेहतरीन सवाल था, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जब एक ब्लॉक पर या दोनों ब्लॉक पर फोर्स लगा देते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, अब एक या दोनों ब्लॉक पर फोर्स लगा देते हैं, फिर पूछता है मैक्सिमम या मिनिमम इलोंगेशन, उसी तरीके से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। अच्छा मैं एक पर्टिकुलर डाटा के लिए सॉल्व कर देता हूं। मान लीजिए इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है F का, इसका मास है m और इसका मास है 2m, और इस समय अभी डेल्टा x की वैल्यू 0 है और इसका भी u 0 है और इसका भी u 0 है। ऐसे भी केस आएंगे जब वेलोसिटी भी दे देंगे, सब दे देंगे, वो भी एक क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें। फिलहाल हमने फोर्स लगा दिया t = 0 पर। बहुत कुछ पूछा जाता है इन क्वेश्चंस में, फिर वो तो डिटेल क्वेश्चंस में ही देखेंगे, पर यहाँ पे हम नहीं कर रहे फिर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और आप ग्राउंड फ्रेम से सोचें करने के बारे में, तो इट इज क्या, ग्राउंड के बारे में तो मैंने आपको बताया भी नहीं, बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़ो। देखिए क्या होगा अभी भी इलोंगेशन मैक्सिमम और मिनिमम, और वो भी तब होगा जब दोनों की स्पीड क्या होगी बराबर होगी, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या होगी बराबर होगी। पर उस समय तक ये लगातार इस सिस्टम को एक एनर्जी देता जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का क्या होगा एक्सीलरेशन होगा, ये फोर्स एक्सटर्नल है, इसलिए लगातार एनर्जी देता जाएगा, तो उतने टाइम तक ये कितना वर्क कर देगा इसमें आप फंस जाओगे। तो बेहतर होता है इस सवाल को आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही करें। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अगर सिस्टम पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस में किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लग गया तो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही करना है, तभी देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तो हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। न्यूटन साहब ने कहा फोर्स लगे कहीं सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर एफ और टोटल मास कितना है 3m। तो ये तो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। एज यूजुअल आपको वो काम करना ही पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास पे स्प्रिंग को कट करना ही पड़ेगा इसमें। तो लेट सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास पर अब बैठ के आप पूरे सिस्टम को कट कर दीजिए। एकदम आसानी से मैं किए दे रहा हूं। ये एक सिस्टम दिखेगा आपको और ये एक सिस्टम दिखेगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास, यहां बैठ जाइए। अच्छा, डाटा मैंने अभी भी वही सेम ले लिया है लगभग, क्योंकि इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट आएगा, इसकी लेंथ कम आएगी तो इसका आता था 3k, याद करो, और इसका कितना आता था 3k/2। मैंने जानबूझ के सेम लिया जिससे कि तुम आपका टाइम यहाँ पे किल ना हो, कम से कम के निकालने में तो किल ना हो, फिर वो क्वेश्चंस के डिस्कशन में देख लेंगे। अब कंसेप्ट सीख रहे हैं तो पूरा ध्यान हम उस चीज पे लगा देना कि फोर्स लगने से क्या क्या चेंजेज आए। अच्छा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा जो ACM इक्वल टू इतने ए से जा रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर बैठा होगा दोनों ब्लॉक पे लगाएगा एक सूडो फोर्स। तो रियल फोर्स तो इस पे क्या लग रहा है बताइए, रियल फोर्स तो ये F ही लग रहा है और इसका मास है M, लेकिन दोनों ब्लॉक पे सूडो फोर्स और लगेगा और सूडो फोर्स इसके एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगा। तो ओरली कर देना बेटा, बहुत कठिन नहीं है। सूडो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना। मास कितना है इसका M और A कितना है F/3m। तो सूडो फोर्स इस अच्छा ये राइट में जा रहा होगा तो इसके लेफ्ट में लगेगा सूडो फोर्स इतना। डायरेक्ट बताओ कितना लगेगा, कितना लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन तो F/3m इंटू M, तो सूडो फोर्स आ जाएगा इस पर F/3 का। और इस पर कितना आ जाएगा इस लेफ्ट में बताइए, F/3m मल्टीप्लाइड बाई 2m, तो ये आ जाएगा 2F/3 का। ये क्या है सूडो फोर्स। ओरली कर दो इतना काम मेरे कहने से, और ये इस पर सूडो फोर्स आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नेट फोर्स अभी भी इस पर कितना लग रहा है बताइए, F नेट अभी भी। तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें से सूडो फोर्स घटा दो तो इधर कितना आ गया 2F/3 आ गया, देख लो राइट में। और इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 2F/3 लेफ्ट में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास खुद के लिए रेस्ट में होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 लगेगा, तभी तो वो अपने आप को रेस्ट में पाएगा या नॉन एक्सीलरेटिंग पाएगा खुद के लिए। तो नेट फोर्स अभी भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या है 0 है। अब कुछ है नहीं इसमें, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो बताइए क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहले पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद इनर्शिया की वजह से इस ब्लॉक में एक वेलोसिटी आ जाएगी और फिर वो तब तक एलोंगेट करता रहेगा स्प्रिंग को जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं आ जाएगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत डिटेल मैंने आपको बताया है कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर फोर्स लगा के छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम इलोंगेशन इक्विलिब्रियम इलोंगेशन का डबल आता है। और फाइंड आउट करने का तरीका होता था एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम एक ब्लॉक का जरा इलोंगेशन निकाल देते हैं, एक का ही निकाल देते हैं, दूसरे का तो मैंने आपको बता दिया था मूवमेंट बैलेंस कराने से आ जाता है। इतना लेंथी कैलकुलेशन में नहीं जाना है, कुछ आपके जो पुराने फंड है वो भी आपको यूज करते रहने हैं, ठीक है। जब इसके रेस्पेक्ट में देखोगे ये, तो नेट फोर्स इस पर कितना लगा बताइए, नेट फोर्स ये लगा 2F/3। और जब जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर से यहां तक मान लीजिए ये यहां पे वेलोसिटी क्या आ गई 0, यही ऑब्जर्वर देख रहा है, इसको भी यही ऑब्जर्वर। तो ये आ गया इसमें इलोंगेशन मान लीजिए x1 का, ठीक। तो आप इसमें लगा दो W नेट इक्वल टू डेल्टा के फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से W नेट इक्वल टू डेल्टा के फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो नेट फोर्स वर्क केवल किसने किया होगा, जो नेट फोर्स लगाए, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स F भी प्रेजेंट है और सूडो फोर्स भी प्रेजेंट है, दोनों ही फोर्स का हम वर्क निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स 2F/3 है, ये आ जाएगा 2F/3 इंटू x1। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब लेकिन हाँ इसमें वर्क स्प्रिंग ने भी तो किया होगा, तो सॉरी W नेट में आ जाएगा W 2F/3 प्लस W स्प्रिंग और K फाइनल 0, इनिशियल भी 0 था। अब स्प्रिंग फोर्स के वर्क को आपको मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था निकालने का, ये 2F/3, तो इसका वर्क कितना आ जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है तो 2F/3, थोड़ी जगह क्रिएट कर लो, ये आ जाएगा बेटा 2F/3 इंटू x1, ठीक है, प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है माइनस डेल्टा U और बराबर 0।
तो ये आ जाएगा 2F/3 x1 और ये आ जाएगा डेल्टा यू और यहां से आ जाएगा 2F इसको मैं इधर लाया तो डेल्टा यू हो गया 2F/3 x1 और डेल्टा यू का मतलब होता है हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 2F/3 x1 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बताइए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और जब इसमें इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग x1 आ जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, हाफ। बताइए इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना आया है, 3k/2, पहले ही मैं निकाल के बैठा हुआ हूँ 3k/2 और ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, तो ये आ जाएगी इसकी फाइनल एनर्जी। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से कर लीजिए x1 की वैल्यू, तो एक x1 तो x1 से चला गया, क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो x1 की जो वैल्यू आ जाती है ये 2 दूनी 4 8F अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 8F/9 ये आ जाता है और k ये आ जाता है x1। और दूसरे वाले का एलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मूवमेंट बैलेंस करा दो बेटा, सीधे सीधे जो मैंने बताया था m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2, सीधे सीधे कराओ। तो m1 आपने इसको माना है तो ये m1 m इंटू ये इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ x1 और m2 का मास कितना है 2m, तो ये लेफ्ट में जाएगा कितना x2, तो m से m चला गया तो x2 इक्वल टू कितना जाएगा x1/2। तो टोटल एलोंगेशन कितना आ जाएगा, टोटल एलोंगेशन कितना आ जाएगा बताइए, टोटल एलोंगेशन आ जाएगा x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा x1 तो ये आ जाएगा 3x1/2, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है ये, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू x1, x1 कितना है बताओ 8F/9k, तो ये कितना आंसर आ गया बताइए, जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4Fk/3, ये आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन इसमें इतना आ जाएगा। बाद बाकी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में वो भी क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों ब्लॉक पे फोर्स भी लगा दिया, वेलोसिटी भी लगा दी, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए।